ओके तो गाइज आज हम बात करेंगे द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की। एक्चुअली ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को किसने बनवाया था या पिरामिड्स को किसने बनवाया था, ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। अगर इसका एक सिंपली जवाब दें तो बोलेंगे आप लोग इजिप्शियंस ने बनवाए थे पिरामिड। तो क्या ये क्वेश्चन इतना ही सिंपल फॉरवर्ड है जितना हम समझते हैं, या अगर इस क्वेश्चन को डीपली स्टडी करें तो ये उतना ही डिफिकल्ट बनता चला जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें पिरामिड्स के कुछ खूबियों की, तो सबसे पहले जो पिरामिड का साइज है, जो द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का साइज है वो है 481 फीट और उसमें पूरे 23 लाख लाइमस्टोन्स लग रहे हैं और हर एक लाइमस्टोन का जो वजन है करीब करीब 5 टन है, यानी कि हाथी जितना वजन है हर एक लाइमस्टोन का। और हाइट की बात करें तो वो 8.12 फीट की एवरेज हाइट है हर एक स्टोन की। तो उन लाइमस्टोन्स का एक दूसरे के ऊपर इतने ज्यादा सटीकता से रखना जो है गाइस कोई मामूली बात नहीं है। तो गाइस अगर हम बात करें ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के मेजरमेंट की, तो ये पूरे 13 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है जिसकी हाइट 481 फीट है। तो गाइस हैरानी की बात यह है कि इसकी जो ईस्टर्न और वेस्टर्न वॉल्स हैं वो सभी पिरामिड्स के, खूफू का पिरामिड हो या मनकावर का पिरामिड हो या खाफरे का पिरामिड हो, तीनों की जो ईस्टर्न और वेस्टर्न वॉल है वो लाइन करती हैं डायरेक्ट नॉर्थ पोल की तरफ। तो इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जमाने के लोगों को जिस टाइम पिरामिड बने थे उन्हें पता था कि नॉर्थ पोल किस साइड है उस टाइम पे, जो कि आज के जमाने में एक बहुत ही पावरफुल कंपास की मदद से हम पता कर सकते हैं। और इसके बाद तो इसका जो बेस है वो 0.75 इंच तक एक्यूरेट है, जो कि आज के जमाने की इंजीनियरिंग लैंग्वेज में अगर कोई इंजीनियर है तो समझ सकता है कि 13 एकड़ का एरिया और 481 फीट के एरिया को 0.7 इंच तक एक्यूरेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ता है। इसकी जो गाइस चारों वॉल्स हैं वो 230 मीटर की हैं, यानी कि चारों वॉल 99.9% तक एक्यूरेट है। और इतनी सटीकता से बनाना इंसानों की आज के जमाने में बस की बात नहीं है, बहुत मुश्किल से बना पाएंगे आज के टाइम पीरियड में भी। और गाइस अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो पिरामिड को सबसे ज्यादा मिस्टीरियस बनाता है गाइस, वो है सोलर इक्विनॉक्स। एक्चुअली सोलर इक्विनॉक्स ज्योग्राफिकल डे है जो कि हमारा 21 मार्च और 22 सितंबर को कहा जाता है सोलर इक्विनॉक्स। इस दिन सन अर्थ के बिल्कुल इक्वेटर के सामने होता है, जिस वजह से दिन और रात बिल्कुल बराबर होता है, यानी कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। ये 2 दिन होता है हमारे 21 मार्च को और दूसरा होता है 22 सितंबर को। तो गाइस अगर हम सोलर इक्विनॉक्स को थोड़ा कैलकुलेट करें, यानी कि 12 घंटों को अगर हम कन्वर्ट करें सेकंड्स में, तो ये बैठता है 43,200 सेकंड्स, यानी कि हमारी कैलकुलेशन निकलती है सोलर इक्विनॉक्स की। अब जरा इस बात को बड़े गौर से सुनना, अगर हम जो सोलर इक्विनॉक्स की कैलकुलेशन है उसको मल्टीप्लाई करें ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की हाइट से, तो वो निकल कर आती है 6333 किलोमीटर, जो कि हमारे अर्थ का पोलर रेडियस है और हमारे अर्थ के पोलर रेडियस से 99.63% तक एक्यूरेट है। तो अगर आप लोग कहेंगे कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है कि जो पिरामिड का साइज है ये जो पोलर रेडियस है इसके एक कोइंसिडेंस है, तो दूसरी थ्योरी सुन लीजिए। दूसरी थ्योरी है, तो अगर हम बात करें दूसरे इंसिडेंस की या दूसरी थ्योरी की, तो जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का पेरीमीटर है वो है 0.921 किलोमीटर, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें हमारे सोलर इक्विनॉक्स की कैलकुलेशन से, तो वो निकल कर आता है गाइस 39,804 किलोमीटर, जो कि गाइस अर्थ के सरकमफ्रेंस से 99.34% एक्यूरेट निकलता है। तो गाइस कोइंसिडेंस सिर्फ एक बार हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक नहीं दो नहीं कई सारे कोइंसिडेंस है। तो आप इनको सिर्फ कोइंसिडेंस कहेंगे या कुछ और कहेंगे, क्योंकि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा इतनी ज्यादा एक्यूरेट फॉर्म में बनाया गया है। अगर आज की टेक्निक के साथ अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें, हमें बहुत टाइम, बहुत पैसा और बहुत ज्यादा दिमाग और साथ साथ बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा, जो कि उस जमाने में नियरली 2500 BC में बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। क्या आपको लगता है कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को 2500 BC में ही बनाया गया था? गाइस एक राइटर है ग्राहम हैनकॉक, इनकी बुक है फिंगरप्रिंट्स ऑफ गॉड। इसमें इन्होंने ओरियन कॉन्स्टेलेशन से लिंक दिखाया है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा और बाकी के दोनों पिरामिड्स का, यानी कि इजिप्ट के तीनों पिरामिड्स का इन्होंने लिंक दिखाया है जो हमारा कॉन्स्टेलेशन है ओरियन कॉन्स्टेलेशन उसके साथ। लेकिन गाइस सोचने वाली बात यह है कि ओरियन कॉन्स्टेलेशन से ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा ना तो आज मिलता था और ना 2500 BC में मिलता था। ये जो है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा ये हमारे ओरियन कॉन्स्टेलेशन से मैच करता था हमारे पूरे 13,500 साल पहले, यानी कि पूरे 11,400 BC में। उस जमाने में गाइस इजिप्शियन सिविलाइजेशन या ह्यूमन सिविलाइजेशन इतनी एडवांस नहीं थी कि हमें इमेजिन भी कर सके कितना बड़ा कंस्ट्रक्शन ह्यूमन कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप लोगों को ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स और ये एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन अगर आपको गलत लगती हैं, तो एक फिजिकल एविडेंस की तरफ बात करते हैं। फिजिकल एविडेंस, जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है और जो तीनों पिरामिड है उनके सामने आपने एक सिंगल रॉक कट स्ट्रक्चर देखा होगा, इसको बोला जाता है ग्रेट स्फिंक्स। तो ये ग्रेट स्फिंक्स जो है ये पूरा स्ट्रक्चर सिंगल रॉक कट है, मतलब पूरा स्ट्रक्चर ये एक रॉक को काट कर बनाया गया है। लेकिन गाइस यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इसका जो नीचे का हिस्सा है वहां पर हमें इरोजन पाए गए हैं, मतलब वहां पर हमें इरोजन देखने के लिए मिलेंगे, इस तरह के इरोजन जो कि मेनली तभी होते हैं जब पानी बहुत ही तेजी से उस जगह से गुजरे जहां से यहाँ पर ये इरोजन पाए गए हैं। मतलब कि गाइस अगर किसी नदी वगैरह को देखते हैं आप, उसके साइडों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा जब पानी वहां से निकला होगा तो उसके निशान पड़ जाते हैं वहां पर। तो उसी तरह के सेम निशान ग्रेट स्फिंक्स पे पड़े हुए हैं और सॉल्ट भी बहुत ज्यादा पाया गया है। तो इससे ये बात तो प्रूफ होती है कि यहाँ पर कभी बहुत ज्यादा पानी हुआ होगा। लेकिन गाइस जहाँ पर पिरामिड बनाए गए हैं, यानी कि जो गीजा का प्लेट्यू है जिस जगह पिरामिड बनाए गए हैं, आज
आज के जमाने में और 2500 BC में बिल्कुल ही रेगिस्तान था। मतलब कि जब पिरामिड बने जब से लेकर आज तक वो रेगिस्तान ही रहा है। वहाँ पर हम पानी की सिंगल बूंद को भी इमेजिन नहीं कर सकते। तो इतने बड़े स्ट्रक्चर पे गाइस इरोजन को हम इमेजिन किस तरह करेंगे, मतलब कि किस तरह हम सोच सकते हैं कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर जिसपे ऐसे इरोजन पाए गए जो कि नदियों में मेनली या समुद्र के बीच में जाने से आते हैं और एक ऐसी जगह पर। तो गाइस साइंस के पास इस चीज का भी जवाब है। एक्चुअली 9700 BC में अर्थ पर से लास्ट आइस एज खत्म हुई थी, जिस वजह से पानी 500 फीट तक ऊपर बढ़ गया था और पूरा अफ्रीका जो था पानी के अंदर चला गया। और उससे पहले अफ्रीका जो है पूरा एवरग्रीन और इक्वेटोरियल हुआ करता था, यानी कि पूरा अफ्रीका जंगल हुआ करता था। उससे पहले नॉर्थ अफ्रीका है वो पूरा जंगल हुआ करता था। लेकिन जब हमारा लास्ट आइस एज खत्म हुआ और पूरा अफ्रीका पानी में चला गया, उसके बाद जब धीरे धीरे करके अर्थ ने रिकवरी करना शुरू की, तो उसके बाद जो अफ्रीका बाहर आया पानी से, तो वो पूरा रेगिस्तान जैसा अफ्रीका था जो आज के टाइम में हम देखते हैं। तो हो सकता है गाइस ये कंडीशन इसी वजह से हुई हो, लेकिन ये पॉसिबल तभी है जब पिरामिड्स 9700 BC में मौजूद हों। तो क्या अभी भी आपको लगता है कि इतनी ज्यादा एडवांस लेवल की कंस्ट्रक्शन को ह्यूमंस ने किया है या इतनी ज्यादा एडवांस लेवल की कंस्ट्रक्शन इजिप्शियंस ने की है? तो गाइस इजिप्शियंस हालांकि बहुत एडवांस थे, लेकिन इतने एडवांस नहीं थे कि हम उन्हें ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाने का क्रेडिट दे सकें, क्योंकि पिरामिड्स को इतनी ज्यादा सटीकता से और इतने एडवांस लेवल के कैलकुलेशन और मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन के साथ बनाया गया है कि हम इमेजिन नहीं कर सकते कि ह्यूमंस ने बनाया है। तो आखिर पिरामिड बनाए किसने है? तो गाइस पिरामिड्स को अगर इजिप्शियंस ने बनाया है तो इजिप्शियंस ने पिरामिड बनाया किस तरह से? मतलब कि एक हाथी जितने वजन के पत्थर को, या जस्ट हम सिंपली लैंग्वेज बात करें, हाथी को बहुत ज्यादा दूराई से खींचकर और खचेड़ते हुए लाकर 450 फीट की ऊंचाई पर लगाकर सेट करना, और इस तरह सेट करना कि बीच में ब्लेड भी घुस ना पाए, ये ह्यूमंस की बस की बात नहीं है। तो अगर पिरामिड बनाए तो किसने बनाया? तो गाइस इसका सिंपल सा आंसर आता है, या तो एलियंस ने बनाया, जो कि जिस मैं बिल्कुल यकीन नहीं करता। मतलब कि मैं इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करता कि एलियंस ने पिरामिड्स को बनाया गया है। तो गाइस पिरामिड्स को इजिप्शियंस ने नहीं बनाया है, इस बात को मैं प्रूफ कर सकता हूँ, क्योंकि जो इजिप्शियंस थे उन्होंने इजिप्ट के अंदर कई जगह पर हमें हीरोग्लिफिक्स की जो है कैलीग्राफी दिखाई है। मतलब कि अगर आप इजिप्ट घूमेंगे तो आपको हजारों करोड़ों जगह जो है इजिप्शियंस की लैंग्वेज जो लिखी हुई दिखाई देगी दीवारों पर, किसी पत्थर पर, जिसको हम हीरोग्लिफ्स बोलते हैं। अब उस हीरोग्लिफ्स में गाइस कहीं पर भी आपको इजिप्ट के ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा या बाकी के पिरामिड्स का कंस्ट्रक्शन कहीं नहीं मिलेगा। उसमें इजिप्शियंस ने अपनी हिस्ट्री लिखी है, अपने किंग्स की बायोग्राफी लिखी है, अपनी सोशल लाइफ लिखी है, यहाँ तक कि अपने रिलीजन के बारे में तक लिखा है और अपने बहुत बहुत बड़े बड़े इवेंट्स को लिखा है। लेकिन ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के कंस्ट्रक्शन को कहीं भी मेंशन नहीं किया इजिप्शियंस ने। और दूसरी चीज गाइस, जो इजिप्शियन रिलीजन है यानी कि जो इजिप्शियन मिथ है, उसके अकॉर्डिंग ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा 2 देवताओं की लड़ाई के बाद बना था। मतलब कि इजिप्शियंस खुद नहीं जानते कि पिरामिड बनाया किसने। उनके अकॉर्डिंग पिरामिड जो है उनके देवताओं की लड़ाई की वजह से निकला है। तो गाइस अगर हम इजिप्शियंस की माने, उनके रिलीजन के हिसाब से जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है वो इजिप्ट के 2 देवताओं की लड़ाई की वजह से निकला गया है। मतलब कि इजिप्ट के 2 देवताओं की लड़ाई की वजह से बना था। तो गाइस इस बात को एक्यूरेट तरीके से इजिप्शियंस खुद नहीं जानते कि पिरामिड को बनाया किसने है। तो हम सिंपली लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि पिरामिड्स को इजिप्शियंस ने नहीं बनाया है। ये थ्योरी 101% इम्पॉसिबल है, क्योंकि पिरामिड्स इतने ज्यादा एडवांस लेवल की कंस्ट्रक्शन है जिसको ह्यूमंस उस जमाने में इमेजिन भी नहीं कर सकते। बनाना तो बहुत दूर की बात है। मैं ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इजिप्शियंस की नहीं, पूरी ह्यूमन कम्युनिटी उस जमाने की इमेजिन भी नहीं कर सकती कि इतने बड़े लेवल के कंस्ट्रक्शन किस तरह किया जाए। तो गाइस ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को किसने बनाया है, इस टॉपिक पर हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा एनालिसिस करेंगे, पूरा एपिसोड बनाएंगे नेक्स्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसको एलियंस ने बनाया है या ह्यूमन से पहले किसी और एडवांस सिविलाइजेशन ने बनाया है या फिर इसको इजिप्शियंस ने बनाया है। इस पूरे टॉपिक पर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।